नमस्कार। संस्कृति वो धागा है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ती है। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन कला साधकों से जो ना सिर्फ कला के जरिए अपनी सोच को, अपने अनुभवों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, बल्कि कला के जरिए विभिन्न मुद्दों पर हमें जागरूक भी करते हैं। रंग तरंग में आज मुलाकात करेंगे ऐसे ही कला साधकों से, साथ ही बिखरेंगे रंग भारत की शास्त्रीय कलाओं के भी। साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूं राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन में, जहां आप देख सकते हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, साहित्य उत्सव, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज कवि और साहित्य से जुड़े लोग शिरकत कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स के जरिए इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड यहाँ पर दिखाया गया है और भी बहुत कुछ है खास। आइए आपको दिखाते हैं इसकी छोटी सी झलक और शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। दुनिया भर में लगातार सफ़र, नई जगहें, नए लोग और हर बार खुद को फिर से तलाशने की कोशिश। भारतीय विदेश सेवा के इसी अनुभव ने कलाकार जयंत खोब्रागड़े की कला को गहराई दी। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी द जर्नी विद द डिवाइन की झलक और साथ ही खास मुलाकात इसके सृजनकर्ता से। सिर्फ रंगों का खेल नहीं, एक जरिया है जिसके माध्यम से एक कलाकार अपनी सोच और अपनी आत्मा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस वक्त मैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में हूँ, जहाँ पर हर कैनवस एक एहसास कराता है, हर आकृति एक कहानी कहती है और हर रंग एक गहरी आध्यात्मिक सोच की अनकही यात्रा पर आपको ले जाता है। आइए करते हैं खास मुलाकात हमारे आर्टिस्ट और साथ ही स्पेन और अंडोरा में भारत के राजदूत जयंत खोब्रागड़े से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहला सवाल, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी है और कई कृतियाँ, कई कैनवस ऐसे हैं जिसमें आपको 6 से 8 महीने लगे इन्हें बनाने में। किस तरह से एक भारतीय सेवा में आप रहे हैं, वर्षों से रहे हैं, तो किस तरह से इस प्रदर्शनी को आपने शिप अप किया है, कॉन्सेप्ट आपका है? आपने एकदम सही कहा। जैसे रामायण के ऊपर जो मैंने तस्वीर बनाई है या गीता के ऊपर है, तो उनमें वो 6 से 8 महीने दोनों तस्वीरें बनाने में लगी हैं। देखिए उसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर 6-8 महीने अगर आपको कोई पेंटिंग बनानी है तो यू रियली हैव टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, तो आप यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन सस्टेन, तभी आप वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक ये है। और दूसरा जो है ना, ये जो है हमारे एपिक्स है, तो एपिक्स के लिए फिर यू कांट डू अ स्मॉल पेंटिंग, तो वो ऐसे मॉन्यूमेंटल लगना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों का साइज़ भी अलग है, तो मतलब मुझे ज़्यादा स्पेस पे काम करना पड़ा। और दूसरा जो है, मैं थोड़ा सा इन दोनों तस्वीरों में मैंने 3D देने, थर्ड डायमेंशन ऐड करने की कोशिश की है, तो ये लेयर में काम हुआ है। तो पहले जैसे एक एक्रिलिक से पहले कलर स्केच बना लिया, उसके बाद आई यूज़ लॉट ऑफ
क्ले। तो क्ले का फिर एक कोट होता है, फिर उसके बाद फिर कलर, एक्रेलिक कलर, फिर ऑयल पेंट, इस तरह से तो मल्टीमीडिया है, तो उसमें टाइम लग जाता है। पिछले 35 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, और वो पेंटिंग भी क्या है, वो खुद डिमांड करती है कि अब देखो मुझे हमको बाहर लेके जाओ, हम और लोगों को दिखाना है, दे शुड ऑल्सो कम एंड अप्रिशिएट। तो मैं एग्जीबिशन भी लगा रहा हूँ, तो ये मेरा 15वां एग्जीबिशन है, ये मेरा दूसरा एग्जीबिशन है दिल्ली में। तो इसमें इस एग्जीबिशन का टाइटल है जर्नी विद द डिवाइन फ्लो। अब जैसे देखिए, जैसे डिवाइन जैसे वर्ड्स यूज़ करना, ऐसे शब्द यूज़ करना, मुझे पहले झिझक भी हो रही थी, फिर मैंने उसके बारे में सोचा, और मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ डिविनिटी का अंश होता है। तो ये जो मेरी जर्नी है, जो खूबसूरत चीज़ों के थ्रू हुई है, चाहे नेचर हो, चाहे परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो टेम्पल्स हो, तो उस जर्नी को मैंने एक दर्शाया है इस प्रदर्शनी के थ्रू। बिल्कुल। एक भारतीय चाहे दुनिया में कहीं भी रहे और चाहे उस देश की संस्कृति में रच बस जाए, उसके अंदर का भारतीयता आप नहीं निकाल सकते। और यही इस वक्त हम इस प्रदर्शनी में देख रहे हैं, जहां पर आपको रामायण के चित्र यहाँ पर उन्होंने दर्शाए हैं। उधर हम गौतम बुद्ध को भी देख रहे हैं। किस तरह से ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज है वो यहाँ पर निकल कर आई है, और अगर हम इस कृति के पीछे की अगर कहानी समझने का प्रयास करें। जी जी जी। जैसे इस पर्टिकुलर हॉल में ये जो है, ये कनेक्शन विद द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशनल कनेक्ट, ये उसका शीर्षक है। तो मैं जब जकार्ता में था तो मुझे मौका मिला कंबोडिया में जाने का, अंकोर वाट मंदिर देखने का, जो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। फिर बोरोबुदुर टेम्पल इंडोनेशिया में, जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, और उसने मेरे दिल पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और फिर क्या होता है, देखिए ये जो प्रोसेस है पेंटिंग का, जो आपको कोई चीज़ आपके दिल को छू जाती है, फिर वो एक सीड का फॉर्म लेती है। फिर वो, चूँकि एक मैं पेंटर हूँ, तो मैं आकारों में सोचता हूँ, तो फिर वो कोई आकार लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा गीता पढ़ना शुरू किया, फिर रामायण के बारे में सोचना शुरू किया, भगवान बुद्ध के बारे में सोचना शुरू किया, तो फिर उससे कुछ तस्वीरें उभर के आई। जैसे हमारे पीछे ये मेरा जो गीता का इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में ये तस्वीर है। अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा दूँ, तो ये जो कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, तो उस श्लोक पे बेस्ट है। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण हैं, वो योद्धा अर्जुन को, सबसे महान योद्धा जो थे, उनको जीवन का सार बता रहे हैं, जिसको हम गीता कहते हैं। तो कर्म के ऊपर तो उन्होंने यहाँ पे वो एक योग का माध्यम तो बताया ही, लेकिन मुझे वो युद्ध से बाहर भी जाना था, केवल मतलब महाभारत का युद्ध नहीं दिखाना था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है वो बैकग्राउंड में दिखाया है। तो मैंने सोचा कि ज्ञान योग भी इम्पॉर्टेंट है, भक्ति योग भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए मैंने, अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भगवान बुद्ध जैसी एक प्रतिमा बनाई है जो ज्ञान योग दर्शाता है, और यहाँ पे मीराबाई जैसी प्रतिमा है जो भक्ति योग दिखलाता है। तो ये तीनों योग इस तस्वीर में छुपे हुए हैं। जी। और कोई ऐसी कृति जिसको आप, इसके बारे में आप थोड़ा साझा करना चाहेंगे, जो आपके अनुभव रहे, जो आपकी यात्रा रही इतने वर्षों की, एक कलाकार के रूप में भी और एक जो आपका विदेश सेवा के तहत भी, क्या जोड़ती हैं दो अलग अलग दुनियाओं को, रेलम्स को, कैसे आपकी कला के माध्यम से आप जोड़ते हैं? अच्छा, तो मैं पहले तो आपको एक थोड़ा सा एक दूसरे तस्वीर के बारे में बता दूं, और फिर आपका जो डिप्लोमेसी और ये जो पेंटिंग है उसके बारे में बता दूं। देखिए, ये जो तस्वीर है यहाँ पे, मैंने भगवान बुद्ध की जीवनी पे की है। उनका जीवन जो था वो बड़ा पिक्यूलियर था, क्योंकि उनका जन्म जो है वो वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, और उनको इनलाइटनमेंट जो मिला था वो भी वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को, और महापरिनिर्वाण जो है वो भी वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को। तो एक 3 चंद्रमा के ज़रिए मैंने उनकी जीवनी यहाँ पे दर्शाई है। आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लोग पूछते हैं कि भाई यू आर ए डिप्लोमेट और फिर पेंटर हो, तो इसको कैसे करते हो? तो मुझे उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता है, क्योंकि देखिए एक किसी भी डिप्लोमेट का, वैसे डिप्लोमेसी इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो किसी भी डिप्लोमेट का ये काम होता है कि ही रीचेस आउट टू पीपल। हमको लोगों के पास जाना पड़ता है, हमारे संस्कृति के बारे में उनको समझाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो ये जो एक पेंटिंग का माध्यम है, उसे मुझे बहुत मौका मिलता है। अब देखिए, जब मैंने किर्गिस्तान में एग्जीबिशन किया था, तो तब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उनकी
मोहतरमा उनकी वाइफ जो है वो मेरे एग्जीबिशन को इनाग्रेट करने के लिए आई थी। जकार्ता में जो जब मैंने एग्जीबिशन किया था तो उनके कल्चरल मिनिस्टर एंड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी वो आए थे मेरा एग्जीबिशन इनाग्रेट करने के लिए। तो केवल मतलब मिनिस्टर्स या ऑफिशियल से नहीं बट बहुत सारे लोगों से आप जुड़ जाते हो, तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ऑन द अदर हैंड इट हेल्प्स मी इन माय प्रोफेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन किस तरह से कला आज कूटनीति का भी एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है ये प्रदर्शनी, और ये कला और जयंत खोब्रागड़े की जो सोच है उसका भी एक बहुत सशक्त उदाहरण पेश करती है। तो यकीनन मौका मिले तो ज़रूर आइए, इस प्रदर्शनी को देखिए और इमोशंस की, रंगों की और सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आत्म खोज की एक अनंत यात्रा पर निकल जाइए। वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी कला संस्कृति के जरिए इतनी गहरी पहचान छोड़ी है कि यही हमारी एक अलग शक्ति बन चुका है। भारत की कला संस्कृति भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग ही स्थान पर लेकर गई है। हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा खान पान, हमारे परिधान, हमारी कारीगरी, हमारे हुनर सभी भारत की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास आयोजन में, जहां पर पंजाब की फुलकारी को एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया गया। फुलकारी ये सिर्फ एक कारीगरी नहीं है, हमारे कारीगरों का हुनर नहीं है, बल्कि हमारी विरासत, हमारी परंपरा का अहम हिस्सा भी है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी खास झलक। पंजाब रंगों की धरती, लोक परंपराओं की पहचान और इन्हीं रंगों में बसी है एक खूबसूरत विरासत, फुलकारी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में आयोजित एक खास प्रदर्शनी इस विरासत को नए अंदाज में पिछले दिनों पेश कर रही थी। फूलों से सजी ये कढ़ाई सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पंजाब की रूह की कहानी है। फुलकारी यानी फूलों का काम एक ऐसी कला जो पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में सांस ले रही है। फुलकारी का ऐसे यूज़ किया है इन लोगों ने जो हमने कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। और इससे पहले जो डिस्कशन था अंदर वो भी बहुत ही अच्छे थे, हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो मैं हमेशा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का शौकीन रहती हूँ, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सारा जानकारी मिला। 15वीं सदी से चली आ रही ये परंपरा कभी गांव की चौपालों से जुड़ी थी, जहां माएं बेटियों के लिए अपने हाथों से सपनों को बुनती थीं। तू फुलकारी कड्डे दी कड्डे तेरी फुलकारी साडी जान, तू फुलकारी कड्डे दी कड्डे तेरी फुलकारी साडी जान, तू फुलकारी कड्डे दी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में आयोजित प्रदर्शनी इसी विरासत को आधुनिक नजरिए से पेश कर रही थी। ये सिर्फ कढ़ाई नहीं बल्कि हमारे भारतीय होने की पहचान है, हमारी जड़ों से जुड़ने का एक जरिया है। जी काफ़ी अलग है, मतलब जे हम छपाई नहीं करते हैं, इसमें हम जो भी करते हैं उसे काउंट किया जाता है। हम स्केल से मतलब मेजरमेंट करते हैं, वो काउंटिंग होती है इसमें, मतलब इसमें छपाई का काम नहीं है। हम मैम सभी कलर यूज़ करते हैं फैब्रिक के हिसाब से। धागे हम 2 यूज़ करते हैं, कॉटन और सिल्क का। फुलकारी की खासियत है इसके जीवंत रंग और फूलों के पैटर्न, कभी शादी ब्याह का हिस्सा तो कभी जीवन के खास मौकों की निशानी। मैम जो कपड़ा हुंदा आ, कपड़े दे ताने बाने दे हिसाब दे नाल एक धागा उठा के बहुत मेहनत नाल बनाने हैं जी। जैसे हम साड़ी बनाते हैं मैम, एक लेडी को 1 मंथ लग जाता है जी। जैसे बाग बनाते हैं तो थोड़ा हैवी काम होता है उसमें, तो उसे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है जी। बाग को मैम 2-2.5 मंथ लग जाते हैं। जैसे साड़ी दुपट्टा होता है 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बहुत पसंद है मैम, क्योंकि हमारी इससे ही लाइफ चेंज हुई है मेरी। तो खास कर अभी रिसेंटली मैंने जो ये फुलकारी सीखी थी, जब मैंने 2009 में सीखी थी ये, अब जब मेरे पास मतलब कुछ नहीं था उस वक्त मेरे साथ फुलकारी रही और मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया इससे। फुलकारी सिर्फ धागों की कारीगरी नहीं बल्कि पंजाब की मिट्टी, संस्कृति और महिलाओं के जज्बात की जीवित कहानी है। महिला सशक्तिकरण का जो हमारा एक पोर्टफोलियो है उसके तहत हमने इस काम को शुरू किया और इसके 2 उद्देश्य लेकर चले हम। एक तो हम चाहते थे कि ये जो क्राफ्ट है
जो सदियों पुराना क्राफ्ट है, 15वीं शताब्दी से पंजाब वाले क्षेत्र में इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस क्राफ्ट को भी हम वापस जीवंत करें और साथ ही साथ इस क्राफ्ट को एक ऐसा ज़रिया बना दें कि महिलाएं एक अपनी इनकम वो अपने लिए इस तरह से कमा सकें, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। ये क्राफ्ट अब भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है, तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम रोज़ हिंदी भाषा बात करेंगे तो हमको जीवित रहेगी। एग्जैक्टली मतलब हम क्योंकि गाते हैं हिंदी में तो हम लोग को याद है, तो वही है। इसीलिए ये विमेन जो घर पे काम कर सकती हैं अपने अपने घरों में, उनको बोलती हैं, इस क्राफ्ट को सिखाते भी हैं और उसको फिर कमर्शियल वायबिलिटी। अगर आप आगे स्टोर में जाके देखिए और यहाँ देखिए कितने अच्छे ब्यूटीफुल सिल्क में, पश्मीना में ये क्राफ्ट बनाया है, ये देखिए। रंगों और रिश्तों की बुनते ये फुलकारी वाकई पंजाब की आत्मा का खूबसूरत आईना है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित ये चेहरे इस बात का प्रमाण हैं कि युवा आज भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं त्रिवेणी कला संगम के 75 साल के जश्न में, जहां पर एक विशेष प्रस्तुति हुई छाऊ नृत्य की। छाऊ भारत के प्राचीनतम लोक नृत्यों में से एक है, भारत के इंटैंजिबल हेरिटेज का हिस्सा है और बहुत ज़रूरत है इसे संरक्षण की, प्रोत्साहन की, जो तभी मुमकिन होगा जब युवा इसका हाथ थामेंगे। और यही हमें देखने को मिला इस बेहद यादगार प्रस्तुति में। श्री राम के आदर्श आज भी भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। श्री राम के आदर्श चरित्र और श्री राम और सीता के दिव्य प्रेम से सजी एक नृत्य नाटिका का आयोजन हाल ही में दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम में किया गया। अवसर था त्रिवेणी कला संगम की 75वें स्थापना दिवस का। महोत्सव के 5वें दिन छाऊ नृत्य और अभिनय की जुगलबंदी सामने आई। गुरु सपन आचार्य के नृत्य निर्देशन, कलाकारों के प्रभावी अभिनय और कसी हुई पटकथा ने दृश्यों को सजीव कर दिया। छाऊ नृत्य के कलाकारों ने सीता और राम के प्रथम साक्षात्कार, सीता और राम के स्वयंवर और श्री राम के हाथों शिव धनुष को तोड़ सीता को वरने के दृश्य बड़ी कुशलता से साकार किए। उनके भाव भंगिमाएं, छाऊ नृत्य और कथा का वर्णन सब कुछ बेहद सुंदर था। सजीव संगीत निर्देशन ने इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति में 4 चांद लगा दिए। गुरु सपन आचार्य दशकों से छाऊ नृत्य की विरासत को युवा पीढ़ी से जोड़ रहे हैं और इन कलाकारों के हाथों में ये विरासत और भी समृद्ध हो रही है। त्रिवेणी की सालगिरह है 75 साल की, उसमें मेरा आज परफॉर्मेंस था जिसमें कि हरे रामा और ये रामायण के ऊपर है, तुलसीदास की वो परफॉर्मेंस की। मैं इसको इस पीढ़ी को आगे लोगों को शिक्षा देते जा रहा हूँ। इस नृत्य नाटिका ने एक बार फिर साबित किया कि हमारी संस्कृति में छिपी कहानियाँ जब गीत संगीत के माध्यम से मंच पर साकार होती हैं, तो आम जन के मन में उतर जाती हैं। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जय जय राम 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 श्री राम राम सिया राम 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 जय जय राम राम। आइए रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर एक बेहद खास आयोजन हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन किया गया। यहां पर मंत्रोच्चार, लोक परंपराओं और भक्ति संगीत का एक अनोखा संगम देखने को मिला।
मंत्रोच्चार, नृत्य, लोक परंपरा और भक्ति संगीत के संगम में जब शिव की धुनी रमाई तो दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पूरा सेंट्रल पार्क शिवमय हो गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अंतर्गत साहित्य कला परिषद ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष शीर्षक से एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हिंदू आस्था के प्रमुख तीर्थों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के हजारों वर्ष पुरानी पवित्र विरासत को समर्पित रहा। इस विशेष सांस्कृतिक संध्या में आध्यात्म, शास्त्रीय कलाओं, लोक परंपराओं और भक्तिमय संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। भगवान शिव को समर्पित इस सांस्कृतिक आयोजन से राजधानी की बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कला प्रेमी और नागरिक उपस्थित रहे। साहित्य कला परिषद जो भक्ति उत्सव का आयोजन हुआ है उसमें मैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसमें हमारे जितने ओल्ड पोइट्स हैं, आपके ब्रह्मानंद, तुलसीदास, मीरा, कबीर एंड हमारे जितने पुराने संत हैं उनको मैं गा रहा हूँ। मैं आज तुलसीदास का एक पद गा रहा हूँ, ऐसो को उदार जगमाही। कबीर दास का हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। मीरा का पद है कि महाने चाकर राखो जी। और अंत में मैं हम का ओढ़ावे चदरिया चलती बेरिया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत 6 विशेष प्रस्तुतियां हुई, जिनमें शिव भक्ति और शैव परंपरा की विविध झलक देखने को मिली। श्री कृष्ण की भक्ति जो जेनजी एंजॉय कर रही थी, आजकल की जनरेशन जो एंजॉय कर रही थी, वो देख के तो दिल खुश हो गया कि आजकल की जनरेशन भी हमारी संस्कृति से एकदम जुड़ी हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृत विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से हुई। वैदिक मंत्रों की गूंज ने सेंट्रल पार्क के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया और वहां उपस्थित दर्शकों को एक शांत एवं भक्तिमय अनुभव से जोड़ दिया। इसके बाद गुरु मालती श्याम के शिष्यों ने भगवान शिव को समर्पित कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का अगला आकर्षण शिव तांडव नृत्य नाट्य रहा, जिसकी कोरियोग्राफी पंडित संजय कुमार शर्मा ने की। कई भक्ति संगीत के आर्टिस्ट आ रखे हैं और मुझे यहाँ आके संगीत को सुन के कला से वापस कनेक्ट होते हुए, वापस जुड़ते हुए महसूस हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है लाइव म्यूजिक देख के दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे भजन भी है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूजिक के जो इवेंट्स चल रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट। स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक दृढ़ता और आध्यात्मिक गौरव को रेखांकित करने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम था, जो समस्त भारतवासियों को अपनी गौरवशाली संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। ये वो महान हस्तियां हैं जिन्हें अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप एक अलग ही ऊर्जा से भर उठेंगे। यहाँ पर साइसुली ब्रह्मा को बोडो भाषा में अपनी कविताओं के लिए और लेखन के लिए सम्मानित किया गया। बोडो ही नहीं, मैथिली, डोगरी, संताली, इन तमाम भाषाओं में लेखन को आज प्रोत्साहन मिल रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी समेत तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आज
भारत की इंटैंजिबल हेरिटेज को प्रमोट कर रही है और उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे भी यही दरख्वास्त है कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि ये आपकी मुलाकात खुद से कराता है। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।